नमस्कार दोस्तों, किताबों की दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और इतनी सारी किताबों को देखकर प्लीज़ 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 प्यारे बच्चों, आप घबराना मत। मैं आपसे ये बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि ये सभी बुक, ये सभी किताबें आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको आज अभी तुरंत मार्केट से जाकर परचेज़ कर लीजिए। बल्कि मैं आपसे आज केवल और केवल इतना बोलूँगा कि अब आपको जीएस की कोई भी बुक परचेज़ करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। जीएस को लेकर बच्चों क्या होता है, आप लोग मार्केट में जाते हैं, आपको पता है कि जीएस का एरिया काफ़ी ब्रॉड है, काफ़ी वाइड है। कहाँ तक पढ़े, कितना पढ़े, कुछ समझ नहीं आता। ये बेसिक सी प्रॉब्लम सब बच्चों के साथ में होती है। मार्केट जाते हैं, देखते हैं मार्केट में जो भी बुक नई पब्लिश होती है, पब्लिकेशंस आप उठाते हैं, उस बुक को अपने हाथ पे लेते हैं। नई नवेली किताब आपको अच्छी लगती है, आप उसको परचेज़ करके ले आते हैं। 5-6 दिन तक पढ़ते हैं उसको, या 15-20 दिन तक पढ़ते हैं। अगेन मार्केट जाते हैं, एक नई बुक और ले आते हैं। इस तरह से क्या होता है कि आप अपने घर के अंदर एक किताबों की दुनिया को सजा लेते हैं। सबसे अच्छा यही होगा कि आप केवल एक बुक पर फोकस करें, उसको अच्छे से ख़त्म करें। जब वो फिनिश हो जाए ढंग से, उसका रिवीजन करें। सही तरीका केवल और केवल यही होता है। एक बात याद रखना बच्चों, पढ़ाई किताबों की क्वांटिटी पर कभी डिपेंड नहीं होती। पढ़ाई डिपेंड होती है केवल और केवल क्वालिटी पर। इम्पॉर्टेंट बात ये नहीं कि आपने कितना खाया, इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि आपने कितना उसको पचाया और उससे मिली एनर्जी को किस काम में लगाया। मेरी इस बात पर विचार करिएगा। थिंक अबाउट इट। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो, पार्ट 1, किताबों की दुनिया। इस पार्ट 1 में मैं आपको बताऊंगा इन सभी बुक में से लिए गए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, जो आपके सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। चाहे आपका एग्ज़ाम एसएससी का हो, कोई बैंकिंग का एग्ज़ाम हो, या फिर स्टेट पीएससी का ही एग्ज़ाम क्यों ना हो। अगर आप यूपी पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तब भी आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत 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 बेसिक क्वेश्चंस है। ये सभी आपकी एक बैकबोन जो होता है वो आपका स्ट्रॉन्ग करेंगे। एग्ज़ाम में जाने से पहले ये आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर कि रेशम के कीड़ों को क्या कहते हैं। एग्जाम में देखिए क्वेश्चन यहाँ से ये पूछेगा कि रेशम के कीड़ों को क्या कहते हैं। उसको बोलते हैं कोकून। क्या कहते हैं इसको? कोकून। देखिए कभी भी आप एक लाइन की जीके पढ़ते हैं तो उसके लिए आपको बस केवल यही करना है कि एक लाइन की जीके जब आप पढ़ते हैं तो उसमें छोटा सा एक ठहराव लीजिए, थोड़ा सा उस पर रुकिए, उस पर विचार करिए, विचारों का अपना मंथन करिए कि हमसे वो किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। मेरी बातें शायद आप लोगों को थोड़ी अजीब लग रही होंगी, यार ये बातें बहुत कर रहा है, वीडियो स्टार्ट करो। तो एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए मैं कोई मशीन नहीं हूँ कि बस स्पीड में पढ़ा और आधे घंटे का वीडियो बनाया और उसे क्लोज कर दिया, आपको बोला सब्सक्राइब करो और मुझे लाइक करो। टारगेट ये है कि कम पढ़ाई करेंगे लेकिन क्वालिटी के साथ पढ़ाई करेंगे, ठीक है। हम क्वांटिटी पे फोकस नहीं करेंगे। अगर आपको क्वांटिटी पे फोकस करना है ज़्यादा से ज़्यादा, तो आपके पास बुक का ढेर लगा हुआ है घर के अंदर, आपके आपके रूम के अंदर। आप अपना बुक सेल्फ चेक करिए, जीएस की बहुत सारी बुक पड़ी होंगी उसमें, आपकी, आपके फ्रेंड की, अगर आप पीजी में रहते हैं तो क्वांटिटी आपके पास बहुत है। लेकिन मैं केवल फोकस करूंगा आपके क्वालिटी पर कि क्या क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए और क्या आपको नहीं पता होने चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं कि रेशम के कीड़ों को क्या कहते हैं। एग्जाम में ये पूछेगा तो हम बोलेंगे रेशम के कीड़ों को कहते हैं कोकून। ये कोकून पे फोकस आपको ज़्यादा करना है। ऑलरेडी मैंने जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो येलो से मैंने हाईलाइट कर रखे हैं और अगेन मैं आपको पढ़ाते समय उसको बॉर्डर से भी हाईलाइट करूँगा, ठीक है। अब देखो बात करते हैं कि प्रथम महिला वर्ल्ड कप क्रिकेट कब हुआ था और कहाँ पे हुआ था। ये हुआ था सन 1973 में और ये हुआ था आपका इंग्लैंड में। अगला जो गोल्डन पॉइंट है बच्चों वो आपके लिए ये है कि हिमालय कार रैली की शुरुआत 1980 में हुई थी। कब हुई थी? 1980 में। और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? 1928 में हुआ था। और बात करते हैं इसके हेडक्वार्टर की। इसका हेडक्वार्टर है आपका मुंबई में। विश्व में सोने की सबसे बड़ी खान कौन सी है और कहाँ पर है? तो सबसे बड़ी जो खान है वो है आपके ओटेरियो कनाडा में। कहाँ पर? ओटेरियो कनाडा। शिक्षा मतलब एजुकेशन को अनिवार्य बनाने वाला देश कौन सा है?
ये है आपका परसा। और इसी के साथ एक क्वेश्चन मैं और आपको बताना चाहूँगा कि जो भारत था, जो इंडिया है हमारा, इंडिया में पहली बार जो इंग्लिश सब्जेक्ट है, इंग्लिश जो लैंग्वेज है, उसको किसने इंट्रोड्यूस करवाया, उसका नाम क्या था? उसका नाम था मैकाले। भारत में अंग्रेजी का जो प्रचलन स्टार्ट हुआ था, तो उसकी शुरुआत करी थी किसने? मैकाले ने। तो ये नाम भी आपसे एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए, विश्व में प्रथम नियोजित बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना कौन सी है? ये है टेनेसी घाटी परियोजना। और ये कहाँ पर है? ये है आपकी अमेरिका में। आयात निर्यात, इसको हम बोलते हैं एग्जिम बैंक, मतलब EXIM, एग्जिम बैंक। EX से मतलब एक्सपोर्ट, IM से मतलब इम्पोर्ट। एग्जिम बैंक की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो ये थी आपकी तर्जनी वकील। भारत में प्रथम परिवार नियोजन केंद्र 1925 में मैसूर में खोला गया था। परिवार नियोजन केंद्र भारत में बात कर रहा है, पहली बार कहाँ पर, कब खोला गया था? ये खोला गया था 1925 में। और कहाँ पर? मैसूर में। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के अध्यक्ष बनने वाले प्रथम एशियाई जगमोहन डालमिया थे। ये एशियाई थे और ये कौन थे? जगमोहन डालमिया। कानून दिवस कब मनाया जाता है? तो कानून दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। देखिए बच्चों, डेज को लेकर के एग्जाम में कोने के क्वेश्चन पक्का पूछता है आपसे, तो डेज को आप स्किप मत करिएगा। अगर आपने डेज याद नहीं कर रहे हैं और आपका एग्जाम आने वाला है, अगर आपके एग्जाम में एक महीना बचा हुआ है, तो आप एक महीने में आप एक दिन में आराम से सबको सब डेज, जैन से लेकर के दिसंबर तक के सारे इंपॉर्टेंट डेज, जैसे कि युवा दिवस, जल दिवस, थल दिवस, और आपका पृथ्वी दिवस, या फिर आपका योग दिवस जो भी हाल ही में गया था, तो ये आपसे पूछ सकता है। तो आप स्टैंडर्ड कुछ जो जो दिवस होते हैं, डेज होते हैं, वो सब याद करके पक्का जाना। क्योंकि अब जो भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो ग्रेड डी का एग्ज़ाम हो या फिर ग्रेड सी का एग्ज़ाम हो या फिर कोई PSC का एग्ज़ाम क्यों ना हो, जो स्टेट PCS के एग्ज़ाम होते हैं, वहाँ पे प्रीलिम्स में आपसे डेट से संबंधित एक ना एक क्वेश्चन तो पक्का पूछेगा। तो इसलिए डेट को स्किप नहीं करना है अपने। राइट, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अहमदाबाद का जो पुराना नाम था वो क्या था? अहमदाबाद का पुराना नाम था कर्णवती। ठीक है, जो कर्ण थे, दानवीर कर्ण, तो इसको आप इस तरह से याद करेंगे कि दानवीर कर्ण जो दान देने जाते थे वो हमेशा कहाँ जाते थे? अहमदाबाद। ठीक है, अहमदाबाद क्या है? काफ़ी अमीर स्टेट है। तो बस इस तरह से कभी कभी कुछ अगर टिपिकल वर्ड होते हैं तो उनको बच्चों आप लोग एक निमोनिक मेथड के द्वारा, निमोनिक मेथड मतलब कि उस वर्ड को किसी रियल लाइफ के एग्जाम्पल के साथ जोड़ दिया करो। ठीक है, और आप याद कर लिया करो। देखिए, आपका टारगेट ये है कि वो चीज़ आपको याद होनी चाहिए, एनी हाउ, किसी भी कीमत पर आपको वो नहीं भूलना है। तो बस कुछ वर्डों के लिए रियल लाइफ के एग्जाम्पल के साथ उसको जोड़ दो और याद कर लो लंबे समय के लिए, और एग्जाम में पूछे तो बड़ा कॉन्फिडेंटली के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ में उसका आप रिप्लाई करके आओ। ठीक है, अगला जो फैक्ट है आपका वो है कि म्यांमार देश के संसद का नाम क्या है? वो है आपका पेतु हिताव। पेतु हुताव। समता स्थल जग जीवन राम की समाधि स्थल है। ठीक है, जो समता स्थल है वो किसकी समाधि स्थल है? ये है आपका जग जीवन राम की। और जो राजघाट है, राजघाट किसका समाधि स्थल है? महात्मा गांधी का। और महात्मा गांधी की हत्या किसने करी थी? गोली मार करके। वो करी थी नाथूराम गोडसे ने। गुप्तचर संस्था, देखिए अगले फैक्ट की हम बात कर रहे हैं। गुप्तचर संस्था अल मुखबरात का संबंध कौन से देश से है? ये है आपका इराक से। किससे? इराक से। और संस्था का नाम क्या है? अल मुखबरात। अर्ध गंगा कावेरी नदी को कहते हैं, मतलब आधी गंगा किसको बोलते हैं? ये बोलते हैं कावेरी नदी को। और इसी के साथ एक क्वेश्चन थोड़ा और लिख लीजिए। अगर आप पेन डाउन कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसी के साथ अपने नोट्स में एक चीज़ और ऐड कर लीजिए कि गंगा की सहायक नदी कौन सी है? तो वो है आपकी यमुना। हम कभी भी बोलते हैं तो हम बोलते हैं गंगा, यमुना, सरस्वती। तो गंगा के साथ यमुना क्या है? ऑलरेडी हमारे मुंह से निकल जाता है, क्योंकि यमुना क्या है? गंगा की सहायक नदी है। और इसी के साथ हम बोलते हैं दक्षिण गंगा किसको बोलते हैं? दक्षिण की गंगा हम किसको बोलते हैं? तो ये बोलते हैं हम लोग गोदावरी नदी को। तो दोनों ही नाम आपको याद रखने हैं और कंफ्यूजन नहीं होना है। आपसे अर्ध गंगा बोले या बोले आपको साउथ की गंगा, ठीक है, मतलब दक्षिण की गंगा, तो कावेरी और गोदावरी में बिल्कुल भी कंफ्यूज आपको नहीं होना है। ठीक है,
तो आप बच्चों एक काम करना कि नोट्स प्लीज़ ज़रूर बनाना। मैं हर बार आपको फ़ोर्स करता हूँ कि नोट्स बना लीजिए, पेन पेपर उठा लीजिए। जो बच्चे इस चैनल को अच्छे से फ़ॉलो कर रहे हैं, इस चैनल की एक-एक बात को बड़े ध्यान से समझ रहे हैं और टाइम टू टाइम रिवाइज़ कर रहे हैं, तो डैम श्योर इस ईयर में उनका सिलेक्शन होना बिल्कुल पक्का है। क्योंकि देखिए ये सभी क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं ना सामने, शायद आपको भी लग रहा होगा काफ़ी बेसिक क्वेश्चंस हैं। अगर आपको रियल में ये सभी क्वेश्चंस काफ़ी बेसिक क्वेश्चन लग रहे हैं, तो आपकी तैयारी बहुत सही है। जीएस में मैं बोलता हूँ कि आपकी तैयारी बहुत सही जा रही है। सही डायरेक्शन में, सही ट्रैक पे आप चल रहे हो। ऐसे ही चलते रहो, जीएस में आप अच्छा स्कोर करोगे। बाकी आप लोग बैलेंस बना के रखना। अगर आपका मैथ वीक है तो मैथ में आपको टाइम देना पड़ेगा। तो ये नहीं कि आप बस केवल जीएस ही जीएस पढ़ रहे हैं, जीएस के नोट्स में आ रहे हैं सुबह शाम, डेली जो वीडियोस में आ रहे हैं वही बस ढंग से पढ़ रहे हैं। वो भी करिए, टाइम निकालिए। अदर सब्जेक्ट जो वीक है उस पर भी आपको फोकस करना है। ठीक है। अगला जो गोल्डन पॉइंट है वो है आपका कुरनूल तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा हुआ है और विश्व ग्लोब का निर्माता कौन था? मार्टिन बेहम। अब देखिए बात करते हैं भारत का मानचित्र बनाने वाले जो पहले व्यक्ति थे उनका नाम क्या था? ठीक है, उनका नाम था एनविले। और इन्होंने कब बनाया था भारत का मानचित्र? ये बनाया था 1752 में। कब? 1752 में। और किसने बनाया था? ये बनाया था एनविले ने। जो आप देखते हैं मैप हमारा जो ड्रॉ कर रखा है, इंडिया का जो मैप है, इंडिया की जो शेप है हमारी मानचित्र में, तो उसको सबसे पहले जो ड्रॉ करा था वो करा था एनविले ने 1752 में। और उसके बाद जो वर्ल्ड का मैप बना था पूरा, जो विश्व का जो आप मानचित्र देखते हैं उसमें जो इंडिया आप देख रहे हैं कि हाँ इंडिया हमारा यहाँ पे है पूरे वर्ल्ड के मैप में। तो पहले क्या था, वो मैप में हमारा इंडिया की कोई शेप नहीं थी, इंडिया दर्शाया नहीं गया था। लेकिन पहली बार वर्ल्ड के मैप में किसने दिखाया था? वो दिखाया था टॉलमी ने। किसने? टॉलमी ने। तो दोनों ही नाम आपको याद रखने हैं, टॉलमी और एनविले। भारत का प्रथम मानचित्र डिजाइन करा एनविले ने, उसके बाद इसी सेम मानचित्र को कॉपी करा टॉलमी ने, और टॉलमी ने क्या करा? वर्ल्ड के मैप में इसको डिजाइन करा। तो दोनों ने एक दूसरे की बहुत बड़ी हेल्प करी। लेकिन याद रखना है, भारत का मानचित्र पहली बार जो बनाया था एनविले ने। अगर एनविले मैप डिजाइन नहीं करता तो टॉलमी शायद कुछ नहीं कर पाता। ऐसा नहीं, चलो ठीक है कुछ नहीं कर पाता तो ये भी ठीक है, मेहनत करते अपना डिज़ाइन बनाते। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, भारत मतलब एनविले, वर्ल्ड मतलब टॉलमी। आगे बात करते हैं, मौसम विज्ञान का संस्थापक जो है वो है हेम्बोल्ट को कहा जाता है। मौसम विज्ञान का जो संस्थापक है उसे हम हेम्बोल्ट को माना जाता है। वर्ल्ड की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मृत ज्वालामुखी कौन सा है? याद रखिएगा, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जो है मृत ज्वालामुखी, उसका नाम है एकांकागुआ। एकांकागुआ। कुनलून पर्वत को एशिया की रीढ़ की उपमा प्राप्त है। कौन से पर्वत को? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछता है आपसे एग्जाम में कि किस पर्वत को एशिया की रीढ़ की संज्ञा दी गई है। ठीक है, अगर संज्ञा नहीं बोलेगा तो बोलेगा उपमा प्राप्त है या उपमा दी गई है, या एशिया की रीढ़ की हड्डी का अन्य नाम क्या है। तो क्वेश्चंस कुछ इस तरह से पूछेगा और आपको कंफ्यूज कर देगा। तो कंफ्यूज तो बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि अगर आप हर क्वेश्चंस पे हल्का हल्का ठहराव ले रहे हैं और अपने आप से पूछ रहे हैं यार डिपार्टमेंट ने अगर ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा तो मैं क्या रिप्लाई करूँगा, तो इस तरह से अगर आप स्किल्स ये वाली डेवलप कर लेते हैं अपने अंदर तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। देखिए, कुनलून पर्वत को एशिया की रीढ़ की उपमा प्राप्त है। आगे बात करते हैं, देखिए एक समुद्री मील कितने मीटर के बराबर होता है? तो ये होता है 1852 मीटर के इक्वल। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? जो हिंद महासागर है उसका सबसे बड़ा द्वीप जो है वो है मेडागास्कर। क्या? मेडागास्कर। कांगो नदी घाटी में भूमध्य रेखीय जलवायु पाई जाती है। कांगो नदी घाटी जो है वहाँ पे किस तरह की जलवायु पाई जाती है? तो ये है भूमध्य रेखीय जलवायु। एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? वो है चीन। अगर बात करी जाए सबसे छोटा देश जो है वो है मालदीव। और बात कर रहे हैं एशिया की। ठीक है, और भारत कौन से महाद्वीप में है? भारत जो है वो है एशिया महाद्वीप में। ये आप सभी को बहुत अच्छे से पता होगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं अपने महाद्वीप में। हमारे महाद्वीप जो है उसमें सबसे बड़ा देश जो है वो है चीन, और सबसे छोटा देश जो है वो है आपका मालदीव। स्वतंत्र बांग्लादेश का जो निर्माण हुआ था वो कब हुआ था? वो हुआ था 16 दिसंबर 1971 को। 16 दिसंबर 1971। पाकिस्तान का सबसे बड़ा नगर कराची है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? ये है आपका कराची।
और भूटान 1971 में यूएनओ का सदस्य बना था। यूएनओ का सदस्य भूटान कब बना था? 1971 में। श्रीलंका की पुरानी राजधानी क्या है? श्रीलंका की जो पुरानी राजधानी है वो है कैंडी। या फिर आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं कि जो श्रीलंका के लोग होते हैं, जो आप देखते हैं हमारे भारत का मैप, और जो नीचे का जो हिस्सा होता है छोटा सा एक द्वीप है, उसको हम बोलते हैं श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका के जो लोग होते हैं वो कैंडी बहुत खाते हैं। कैंडी मतलब टॉफी। टॉफी वो क्या करते हैं, बहुत खाते हैं। कैंडी उनको बहुत पसंद है। छोटे बच्चे हों, बड़े लोग हों, बच्चे हों, बच्चियां हों, कोई भी हो, सबको क्या है, कैंडी काफ़ी पसंद है। तो श्रीलंका की जो पुरानी राजधानी थी वो थी कैंडी। चीन में नया संविधान 1954 में लागू हुआ था। और वर्ल्ड में सर्वाधिक जलयान मतलब कि नाव, जो शिप होती है, शिप बनाने वाला देश कौन सा है? यह है जापान। सबसे ज़्यादा पानी के जहाज कहाँ बनते हैं ये पूछेगा आपसे, तो आपको याद रखना है जापान में। और जापान के नागासाकी शहर कौन से द्वीप पर स्थित है? ये है आपका क्यूशू द्वीप। कौन सा? क्यूशू द्वीप। देखिए, नागासाकी वही शहर है जिस पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था। हिरोशिमा नागासाकी 1945, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंत। 1939 से 1945 तक के बीच में द्वितीय वॉर हुआ था, दूसरा विश्व युद्ध हुआ था। और अमेरिका ने जापान को सबक सिखाने के लिए उसके हिरोशिमा नागासाकी पर बम गिराया था। पहला जो बम गिराया था वो आप लिख लीजिए नोट्स में, 6 अगस्त 1945 को। और उसके बाद नेक्स्ट जो बम गिराया था वो गिराया था 9 अगस्त 1945 को। और पहले जो बॉम्ब का नाम था, पहला जो बम था उसका जो नाम था वो था लिटिल बॉय। और सेकंड जो बम था उसका नाम था फैट मैन। तो ये काफ़ी बेसिक डिटेल जो मैंने आपको अभी बताई, और ये सभी डिटेल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थी। मुझको जो लगेगा एक्स्ट्रा कि हाँ यार ये बात बतानी चाहिए मुझको, तो वो मैं पक्का बताऊंगा। बाकी आपकी श्रद्धा है, आप नोट करें या फिर ना करें। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप सीरियस स्टूडेंट हैं, सीरियस तैयारी करना चाहते हैं, तो प्लीज़ नोट्स बनाना मत भूलिए। अब बढ़ता हूँ फिलहाल मैं आगे अपने अगले क्वेश्चंस की ओर कि इंडोनेशिया 17 अगस्त 1945 को पुर्तगाली अधिकार से मुक्त हुआ। और वर्ल्ड में सबसे पहले ड्रिल द्वारा तेल 1859 में टिटूस विले यूएसए में निकाला गया था। केले का विश्व में सर्वाधिक निर्यातक राष्ट्र कौन सा था? वो है आपका इक्वाडोर। कौन? इक्वाडोर। रॉस सागर अंटार्कटिका महाद्वीप पर स्थित है। रॉस सागर जो है वो है अंटार्कटिका महाद्वीप पर स्थित। राष्ट्रीय अंटार्कटिका जो अध्ययन केंद्र है वो कहाँ पर है? ये है गोवा में। कहाँ पर? गोवा में। और निकिल का सबसे बड़ा उत्पादक रूस। सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? रूस। और निर्यातक कौन है? कनाडा। और आयातक देश कौन सा है? वो है आपका यूएसए। तो हम बात कर रहे हैं केवल केवल निकिल की। निकिल का हमने उत्पादक देश देखा, निर्यातक कौन है, और सबसे ज़्यादा मंगवाता कौन सा देश है? निकिल को। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, तो इसको भी आप ध्यान से याद करिएगा और रिवाइज करिएगा टाइम से। संसार में कतर देश का लिंग अनुपात सबसे अधिक है। कौन से देश का जो लिंग अनुपात है सबसे अधिक है? तो वो है आपका कतर। रेल यात्री बीमा योजना जो थी ये कब से लागू हुई? ये लागू हुई थी 1 अगस्त 1994 में। केंद्रीय सूचना आयोग का गठन कब हुआ था? ये हुआ था अक्टूबर 2005 में। केंद्रीय सूचना आयोग। देखिए, अगर हम लोग आयोग की बात करते हैं, आयोग से हमें एक बात और याद आती है। लेटेस्ट अभी हाल ही में कौन से आयोग का नाम परिवर्तित हुआ? योजना आयोग का नाम अब परिवर्तित होकर के क्या बन गया है? नीति आयोग। और नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो ये भी क्वेश्चन सबसे एग्जाम में पूछ लेता है। तो इनके अध्यक्ष जो होते हैं वो होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। तो आप ये याद रखिएगा। स्टुअर्ट ऑस्ट्रेलिया देश का महामार्ग है। और उद्योगों की जननी किसको बोलते हैं? देखिए, कोई भी उद्योग स्थापित करने के लिए एक एनर्जी की आवश्यकता होती है, एक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा जो प्राप्त होती है वो प्राप्त होती है हमको कोयले से। किससे? कोयले से। तो जो कोयला है, ये एक्चुअली मात्रा थोड़ी सी गलत हो गई है। कोयला जो है वो ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत होता है किसी भी उद्योग को बनने के लिए। किसी भी उद्योग की स्थापना करनी है, उद्योग को रन करना है, अच्छे से उसको मतलब कि ग्रोथ करनी है उस उद्योग की, तो उसके लिए हमको चाहिए होगी एनर्जी। और सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है हमको कोयले से। इसलिए हम कहते हैं कि उद्योगों की जननी कौन है? वो है कोयला। भारत में सर्वप्रथम पेट्रोलियम की खोज कहाँ पे हुई थी? भारत की बात कर रहा है। भारत में सबसे पहले जो पेट्रोलियम निकला था वो निकला था 1860 में। और कहाँ पर? ये निकला था आपका असम में। कहाँ पर? ये निकला था आपका असम में।
बम्बई हाई क्षेत्र में तेल की खोज ओएनजीसी के प्रयास से 1976 में हुई थी। भारत में सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम 1973 में प्रारंभ हुआ था। सरदार सरोवर परियोजना की योजना सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कब करी थी? 1946 में। देखिए, ये जो था आपका सरोवर परियोजना, हमको साफ दिखाई दे रहा है सरदार सरोवर परियोजना, मतलब कि सरदार पटेल ने करी होगी, कॉमन सी बात है। लेकिन आपसे एग्जाम में पूछता है ये वर्ड्स, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट करा है। केवल और केवल आपको वर्ड्स को नोट करना है और इस पर फोकस करना है। अगला जो गोल्डन पॉइंट है इन सभी बुक में से वो ये था कि ब्यूनस आयर्स मतलब अर्जेंटीना ला प्लाटा नदी के किनारे स्थित है। पुस्तक मृत्युंजय के लेखक कौन है? ध्यान रखिएगा, ये एक पुस्तक का नाम है। इस पुस्तक के राइटर का नाम हमसे पूछ रहा है। इसके रचयिता कौन है? इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है बी के भट्टाचार्य। बी के भट्टाचार्य। निकिल की खोज, अभी हमने निकिल की बात करी थी। सबसे ज़्यादा आयात कौन करता है, निर्यात कौन करता है, उत्पादक देश कौन है? अब हम बात करते हैं निकिल की जो खोज करी थी सबसे पहले वो कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी स्वीडन में, ए क्रॉन्स डेट में। ये स्वीडन के थे, ठीक है। भारत का चौथा अणु बिजली घर नरोरा कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। बात कर रहा है चौथा, ठीक है। फर्स्ट मत समझना इसको, ये फर्स्ट नहीं है, ये चौथा है आपका अणु बिजली घर नरोरा। नरोरा कहाँ पे पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर के लेह जनपद में हेमस पे है। और देश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार जिले में स्थित है। और ये कौन सा है? ये है आपका साउथ बटन में। देश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? सबसे ज़्यादा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर है? ये है आपका मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश की एक खास बात और है कि यहाँ पर मैक्सिमम दालों का उत्पादन होता है। मैक्सिमम यहाँ पर सोयाबीन का उत्पादन होता है। सोयाबीन हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है, इसलिए हम मध्य प्रदेश को हम लोग सोया देश भी बोलते हैं। सोया मतलब स्लीपिंग वाला नहीं, सोया मतलब सोयाबीन वाला देश। और इसमें कितने ज़िले हैं? इसमें टोटल हैं आपके 51 ज़िले मध्य प्रदेश में। जिसका भी मध्य प्रदेश का एग्ज़ाम होने वाला है वो आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। माउंट एवरेस्ट दिवस 29 मई को मनाया जाता है। और पृथ्वी की अपनी कक्षा गति कौन सी होती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी की अपनी कक्षा गति होती है। और अगर बात करें छोटे से फैक्ट की इसके बारे में कि ये जो है आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। इसका नंबर क्या है? पांचवा। और केवल सौर मंडल का ये एक ऐसा सदस्य है परिवार का, ये केवल एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। देखिए, सौर मंडल से संबंधित जो भी फैक्ट होते हैं वो भी आपको ध्यान देने हैं। ये टॉपिक भी आपको अपने एग्जाम में स्किप नहीं करना है। जब भी आप एग्जाम देने जाएंगे अपनी तैयारी में, अपने नोट्स में इसको जरूर ऐड कर लेना। इसके साथ में एक छोटा सा फैक्ट और जोड़ूंगा, क्योंकि सौर मंडल अगर सामने आता है ना तो एक मन करता है यार थोड़ा बहुत तो और इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। मेन आइडिया आपको मिलेगा आपकी बुक में। अगर आपके पास लूसेंट बुक नहीं है तो आप लूसेंट बुक में आप देख लीजिएगा, सौर मंडल का काफ़ी अच्छे तरीके से उसमें बखान करा गया है, उसमें समझाया गया है। इस लूसेंट बुक के कुछ वीडियो भी इस चैनल पे आपको मिलेंगे। अभी वो काम चल रहा है, कंप्लीट बहुत जल्दी हो जाएंगे। आप वीडियो के माध्यम से और हाथ में अपने पास वो बुक रखना, उसके बाद अपनी बुक में उन सबको आप हाईलाइट करना। काफ़ी अच्छे पॉइंट है, चाहे तो आप देख सकते हैं अगर समय है आपके पास तो। देखिए, ग्रहों के जो नाम है वो बुध और शुक्र, दो ऐसे ग्रह हैं जिनके उपग्रहों की कोई भी संख्या नहीं है। या फिर मैं आपसे बोलूं कि ऐसे कौन से दो ग्रह हैं जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है, तो वो है आपके बुध और शुक्र। याद रखना, बुध और शुक्र, वेडनेसडे और फ्राइडे। बुध बाजार, शुक्र बाजार, ठीक है, लगता होगा आपके घर के आसपास। तो ये आप याद रखिए, बुध और शुक्र के कोई भी क्या है उपग्रह नहीं है। और बात करते हैं कि सबसे ज्यादा उपग्रहों की संख्या कौन से ग्रह की है। जो ग्रह सबसे ज्यादा बड़ा होगा उसके उपग्रह की संख्या सबसे ज्यादा होगी। जैसे बृहस्पति ग्रह क्या है? सबसे बड़ा है, उसका व्यास सबसे ज्यादा है, तो इसलिए क्या होगा उसके ग्रह की संख्या, जो उपग्रह की संख्या होगी वो भी ज्यादा होगी। टोटल जो उपग्रह हैं हमारे बृहस्पति के वो हैं 63। उसमें से आप एक काम करिएगा, 3 कम कर लीजिएगा। 60 जो उपग्रह की संख्या है वो है शनि। पहले नंबर पे आता है बृहस्पति, सेकंड नंबर पे आता है शनि। बृहस्पति के उपग्रह की संख्या है आपकी 63, लेकिन शनि के कितनी है? केवल 60। और बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है। बस मैं अब बढ़ता हूँ आगे। फिलहाल पूरा चैप्टर मैं पूरा सौरमंडल इसी एक ही लाइन में मैं खत्म करना नहीं चाहूंगा, क्योंकि वीडियो की लेंथ बढ़ जाती है और ज़्यादा लंबे वीडियो बच्चे देख नहीं पाते हैं, थक जाते हैं।
त्रिभुवन हवाई अड्डा नेपाल में है और क्रेमलिन रूस देश का राष्ट्रीय स्मारक है। क्रेमलिन क्या है? क्रेमलिन एक्चुअली रूस देश का क्या है? राष्ट्रीय स्मारक है। एक बैरल में 159 लीटर होते हैं। जो बैरल होता है वो आपका तेल की इकाई होती है। जो तेल वगैरह परचेज करते हैं, पेट्रोल वगैरह जैसे हम लेते हैं मार्केट से, मतलब कि पेट्रोल पंप से, तो वहाँ पे जो सप्लाई होती है पेट्रोल पंप में जो तेल आता है वो आता है बैरल में। अगर उसने आपको एक लिस्ट दिखाई जिसमें उसने लिखा है कि मैंने 100 बैरल आज परचेज करे, तो 100 बैरल का मतलब 159 के पीछे आप लगा दीजिए 20। ठीक है, तो इतना लीटर उसने पेट्रोल आज परचेज करा। हम तो केवल नॉर्मली अपने गाड़ी में, अपना 4 व्हीलर में बस ठीक है इतना भर दे, 500 का 1000 का उसको बोल दिया, ठीक है। हमको डिस्प्ले होता है लीटर में, लेकिन उनके पास जो आता है वो जो तेल वो आता है बैरल में। इसलिए आप याद रखना, एक बैरल में 159 लीटर होते हैं। आता तुर्क के उपनाम से मुस्तफ़ा कमाल पाशा को जाना जाता है। चीन का द्वार खोलने का श्रेय किसको दिया जाता है? ब्रिटेन को दिया जाता है। कुमार गुप्त कार्तिकेय का उपासक था और नाहरगढ़ का किला बीकानेर में है। नाहरगढ़ का किला कहाँ पर है? ये है आपका बीकानेर में। सर्वप्रथम पुल निर्माण करने वाला देश तुर्की है। और अटाला देवी मस्जिद का निर्माण किसने और कब कराया था? ये कराया था इब्राहिम शाह ने, और 1408 में। भारत की यात्रा पर आने वाला प्रथम ब्रिटिश सम्राट कौन था? जॉर्ज पंचम। कौन था ये? ये था जॉर्ज पंचम। और कब आए थे? 1911 में। उन्होंने तभी ये डिसाइड करा कि भारत की राजधानी क्या होगी? दिल्ली होगी। और पहले क्या थी? कैलकाटा। कैलकाटा से इसको दिल्ली में शिफ्ट करा गया। तो इसका अनाउंसमेंट किसने करा था? ये करा था आपका जॉर्ज पंचम ने। और काफ़ी सारे इन्होंने एक्टिविटी करी। फिलहाल वो आप देखेंगे कुछ समय बाद, अपनी बुक जब आप पढ़ेंगे ढंग से उसमें आपको सब मिल जाएगा। अभी मैं बात करता हूँ आगे अगले क्वेश्चन के कि दिल्ली को दुनिया की सबसे बड़ी मंडी किसने कहा था? इब्न बतूता। इब्न बतूता ने दिल्ली को दुनिया की सबसे बड़ी मंडी कहा था। और ये कहाँ का ट्रैवलर था? तो ये था आपका मोरक्को का। कहाँ का? मोरक्को का। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है। फुटबॉल में ब्लैक पर्ल पेले को कहा जाता है। फुटबॉल में ब्लैक पर्ल किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है पेले को। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है? वो है आपकी रेड कहलाती है। और कानून की आत्मा मॉन्टेस्क्यू की रचना है। रविंद्र सेतु के नाम से हावड़ा ब्रिज को जाना जाता है। और हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये पूरी फुल फॉर्म है हिंडाल्को की। इसमें 1958 में आदित्य बिड़ला ग्रुप द्वारा ये स्थापित किया गया था। हिंडाल्को कब स्थापित हुआ था और किसके द्वारा? 1958 में हुआ था। और इसकी स्थापना करने वाले जो व्यक्ति थे वो थे आपके आदित्य बिड़ला ग्रुप। बच्चों, आज के इस वीडियो में बस केवल इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिएगा। और अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। सब्सक्राइब करिए और उसके बगल में आपको दिखाई देगा एक बेल आइकन, उस बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। और अगर आपका कोई भी फ्रेंड कंपटीशन की तैयारी कर रहा है तो इस वीडियो को उस तक पहुंचाने का प्रयास करिए, उस तक इस वीडियो को शेयर करिए। केवल उसे ही शेयर करना जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो, उसको शेयर बिल्कुल मत करना जो कंपटीशन की तैयारी ना कर रहा हो। इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे अलविदा। मेरी कही गई हर बात पर प्लीज़ विचार करिएगा। शुरुआत में जो बात कही थी वो, और अंत में मैंने जो भी क्वेश्चंस आपको समझाए उन सभी पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, नोट्स बनाइएगा। अगर नोट्स नहीं बनाए हैं तो मैं अगेन आपसे बोलूँगा कि इस वीडियो को दोबारा देखिए और उठा लीजिए पेन पेपर और जुट जाइए, क्योंकि कुछ अच्छा करना है तो कीमत चुकानी पड़ेगी। आज नहीं तो कल। धन्यवाद।